आज की इस वीडियो में मैं आपको धान के सबसे अंतिम शत्रु गंधी बग के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ उसके उत्पन्न होने के कारण व निवारण के तीनों तरीकों के बारे में भी बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव सस में। गंधी धान का सबसे अंतिम शत्रु है, जो धान की निकलने वाली बालियों के रस को अपने सुई आकार मुंह से चूस लेता है, जिससे दानों की भराई का काम नहीं हो पाता है और दाने की बालियां खाली रह जाती हैं। इससे उत्पादन में काफी कमी होती है। गंधी न सिर्फ धान की बालियों को चूसता है, बल्कि उनकी पत्तियों को भी चूसता है। गंधी धान के जिस भी पत्ती व दाने को चूसेगा, उसमें छेद के निशान पाए जाएंगे। गंधी कीट का पता लगाने के लिए आपको इन छेदों को अपने खेत में ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सुबह या फिर शाम के समय में अपने खेत में जाना है, धान की बालियों पर हाथ फेरना है, फिर उसे सूंघना है। अगर तीक्ष्ण गंध का अनुभव हो रहा है तो आपके खेत में गंधी कीट की उपस्थिति है। गंधी अपने इसी विशेष गंध के कारण ही गंधी कहा जाता है, अन्यथा इसका नाम लेप्टोकोरिसा है। गंधी कीट को उत्पन्न होने के लिए कुछ वातावरणीय अनुकूलताओं की जरूरत होती है, जैसे लगातार बरसात हो रही हो या फिर आसमान में बादल छाए रहते हो, मौसम ठंड गर्म का रहता हो, घास का मैदान हो या फिर धान के खेत में या फिर मेड़ पर घास लगी हुई हो, रोपाई या सीधी बिजाई करते समय आवश्यकता से अधिक पौधों या बीज का इस्तेमाल किया गया हो, जिससे पौधे से पौधे के बीच काफी सघनता हो गई हो। वीडियो में आगे बढ़े निवारण के बारे में बात करें, उससे पहले हम गंधी के जीवन चक्र के बारे में जान लेते हैं। गंधी जो हल्के हरे भूरे रंग का होता है, इसके सिर पर 2 एंटीना निकला होता है और मादा गंधी के पैर नर गंधी की अपेक्षा बड़े होते हैं। मादा गंधी एक बार में एक पंक्ति में 10 से 20 अंडे देती हैं, जिससे 5-6 दिन में निम्फ अर्थात इनके शिशु निकलते हैं, जो 14 से 17 दिन में वयस्क गंधी बन जाते हैं। वयस्क गंधी का शरीर 3 से 4 मिलीमीटर चौड़ा तथा 20 मिलीमीटर लंबा होता है। वयस्क गंधी हो या निम्फ, धान का नुकसान एक समान ही करते हैं। एक गंधी का पूरा जीवन काल लगभग 30 दिन का होता है। मादा गंधी नर गंधी की अपेक्षा ज्यादा दिन तक जिंदा रहती हैं। मादा गंधी अपने पूरे जीवन काल में 100 से 200 अंडे देती हैं। अंडे से उत्पन्न निम्फ गंधी का रंग वयस्क गंधी के रंग से अलग हल्के हरे पीले रंग का होता है। गंधियों को तेज धूप बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए ये दोपहर में फसल का नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि धान या फिर उसके मेड़ पर उपस्थित घास या फिर आसपास पड़ोस में उपस्थित घास के मैदान में जाकर छिप जाते हैं और फिर समयानुकूल पाकर पुनः नुकसान शुरू करते हैं, यानी सुबह या शाम के समय में पुनः नुकसान शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके निवारण के तरीकों की। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि इसके निवारण के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पारंपरिक तरीका, दूसरा है रासायनिक तरीका और तीसरा है वनस्पतिक तरीका। सबसे पहले हम बात करते हैं पारंपरिक तरीके से। तो पारंपरिक तरीके से आप इन्हें 15 तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ। कीट प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें, देर से पकने वाली किस्मों का प्रयोग करें। वैसे ये सभी किसानों के लिए संभव और सही नहीं है। इसका प्रयोग ज्यादातर तराई के क्षेत्र में किसान करते हैं और उन्हीं के लिए संभव और सही भी है। एक क्षेत्र के सभी किसान एक साथ रोपाई या सीधी बिजाई का कार्य करें, इससे कीट समान रूप से बढ़ जाएंगे और आप सभी किसानों का नुकसान कम होगा। खेत व मेड़ के घास को समय से हटा देना चाहिए। अगर घास कम होगी तो आक्रमण भी कीटों का कम होगा। आसपास पड़ोस में कोई घास का मैदान है तो उसकी घासों को भी हटा देना चाहिए, जिससे इन्हें छुपने की जगह न मिले। फसल के चारों तरफ ट्रैप फसलों को लगाएं। एक क्षेत्र में एक साथ बाली निकलने वाली किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, इससे नुकसान कम होता है। संभव हो सके तो लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें। सुबह जल्दी ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक व देर दोपहर यानी कि 4 बजे के बाद से गंधी को पकड़ने के लिए जाल लगाएं व उन्हें कुचल कर मारेंगे। वैसे ये काम बहुत ही मेहनती है, तो इसे कोई करता नहीं है। गंधी बग को खेत से बाहर निकालने के लिए लेमन ग्रास की सुगंध वाले साबुन के घोल का छिड़काव करें। अगर आपकी फसल तराई के क्षेत्र में नहीं है तो नियमित रूप से पानी दें, जिससे गंधी की फसल के नीचे
आकर के ना छुपें, और अगर आकर के छुपें तो पानी में डूबकर मर जाएं। खेत में अत्यधिक नमी ना होने दें। यदि जलभराव की स्थिति हो तो यदि संभव हो सके तो पानी को खेत से बाहर निकाल दें। यदि खुले जानवरों से फसल को बचाने के लिए गोबर का छिड़काव करते हैं तो उसे आप धान की गलुआ अवस्था से ही बंद कर दें। फसल के चारों तरफ जानवर के गोबर व मूत्र से सने कपड़े व बोरियों को टांगे। इससे कीट उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और आपकी फसलों का नुकसान नहीं होगा। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते समय कम घातक दवाओं का इस्तेमाल करें, जिससे गंधी कीट के प्राकृतिक शत्रु न मरें। अब बात करते हैं दूसरे तरीके यानी कि रासायनिक नियंत्रण के तरीके की। यहाँ पर मैं आपको दवाओं के टेक्निकल नाम व उनके डोज बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यथासंभव आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि गंधी बग को भगाने के लिए डस्ट पाउडर कीटनाशकों का उपयोग करें। घोल में जितने भी दवाइयां आती हैं उनके प्रयोग से बचें। यदि कीटनाशक दवाओं के घोल का छिड़काव करना पड़े तो आपको ऐसी दवाओं का चयन करना चाहिए जिसका वेटिंग पीरियड कम हो, जिससे आपके धान परिपक्वता अवस्था तक उसका जहर उतर जाए। अन्यथा आपको यही जहर जो आपने कीट मारने के लिए किया है, आपको अप्रत्यक्ष रूप से चावल खाने के माध्यम से खुद को भी मारने के लिए खाना पड़ेगा। वैसे इस विषय पर विस्तृत चर्चा मैं टॉक्सिसिटी लेवल वाले वीडियो में कर चुका हूं, तो मैं अब आपको टेक्निकल नाम और उनके डोज बताता हूं। इसमें सबसे पहली दवा है मैलाथियान 5% DP, जिसका इस्तेमाल करना है आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। अगली दवा है कार्बेरिल 5% DP, इसका इस्तेमाल आपको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। अगली दवा है क्लोरपायरिफास 1.5% DP, इसका इस्तेमाल आपको 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ करना है। अगली दवा है मिथाइल पैराथियान 2% DP, इसका इस्तेमाल आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। अगली दवा है साइपरमेथ्रिन 0.25% DP, 8 से 10 किलोग्राम, इसका भी प्रयोग आपको करना है। अगली दवा है फेनवेलरेट 0.4% DP, इसका इस्तेमाल आपको 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। अगली दवा है क्यूनाल फास 1.5% DP, इसका इस्तेमाल आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। ये तो सारी पाउडर की कीटनाशक दवाएं हैं। अब मैं आपको कुछ घोल कीटनाशक दवाओं के भी नाम बता देता हूँ। इसमें है मैलाथियान 50% EC, इसकी डोज होगी 300 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के साथ। अगली दवा है फेंथियन 200 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के साथ। अगली दवा है साइपरमेथ्रिन 25% EC, प्रयोग करना है इसे आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में। अगली दवा है क्लोरपायरिफास 50% EC, 400 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के साथ। अगली दवा है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, इसका इस्तेमाल करना है आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी के साथ। घोल कीटनाशकों की लिस्ट बहुत लंबी है तो इसे यहीं पर छोड़ते हैं। बात करते हैं हम तीसरे वनस्पतिक नियंत्रण के तरीके की। इसमें आप नीम की खली 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करेंगे। नोची पेड़ के पत्ते का पाउडर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करेंगे। इमोपिया के पत्ते का पाउडर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करेंगे। प्रोसोपिस के पत्ते का पाउडर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करेंगे, या फिर इन सभी के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चलते चलते मैं आपको एक भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि कीटों की नियंत्रण की आसानी की उपलब्धता को देखते हुए कीटों को नियंत्रित 4 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें मैंने आपको चारों ही बताए हैं। बस मैंने 3 के सेक्टर में बांट करके बताया है। ये 4 कौन कौन से हैं इसे भी आप जान लीजिएगा। तो पहला है पारंपरिक नियंत्रण का तरीका, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा है जैविक नियंत्रण का तरीका, इसमें प्राकृतिक शत्रुओं को नहीं मारना होता है, तो ये भी मैंने आपको पारंपरिक में ही बता दिया है। और तीसरा तरीका है रासायनिक नियंत्रण का तरीका, और चौथा तरीका है वनस्पतिक नियंत्रण का तरीका। तो मैंने आपको चारों बता दिया है। अब आज की इस वीडियो से मैं लेता हूँ यहीं पर आपसे इजाजत। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update